नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशियन से टेलीफोन पर की बातचीत। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आगे की स्थिति की जानकारी दी। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन के बीच ये पहली बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ की समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए सुधार तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा विषयों पर हुई व्यापक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर समग्र दृष्टिकोण अपनाने और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और तथ्यों पर आधारित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर दिया बल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक और ठोस असर आम लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सुशासन, सेवा वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने आज से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की जगह नया वीबीजी राम जी एक्ट 2025 प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। योजना के तहत निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं होने पर पात्र लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए वर्ष 2026 और 27 में 95,692 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया। सरकार के अनुसार विकसित भारत जी राम जी योजना से देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। विकसित भारत जी राम जी योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण, कृषि आजीविका, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के अनुसार विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ की पान्योर जिले के होच और पोटिन क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को राहत सामग्री, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया और प्रशासन के साथ राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य और यहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के आंकलन के बाद प्रधानमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। कहा हालात गंभीर और चुनौती बड़ी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता रणनीतिक, आर्थिक, व्यापार, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की समीक्षा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची कल राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह में होंगी शामिल और भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राजस्थान के दौसा में आज सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 17 अन्य घायल हो गए हैं। दौसा के कोलबा थाना क्षेत्र में द्वारापुरा के पास बस और ट्रक की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में झुलसे यात्रियों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तत्काल दौसा जिले अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन के अनुसार बस के अंदर अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। 3 जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगभग 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष भी अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल मार्ग से संचालित होगी। जम्मू में आज से अमरनाथ यात्रा के लिए स्थल पर ही पंजीकरण की सुविधा तवी रिवर फ्रंट पर शुरू होगी। श्राइन बोर्ड के निर्धारित दैनिक कोटे के अनुसार पंजीकरण किया जाएगा। तीर्थयात्रियों को सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए RFID कार्ड जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ रखने की अपील की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ग्रीस की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री क्यारियोस पियराकाकिस के साथ बैठक को सार्थक बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में भारत और ग्रीस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ग्रीस के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मंत्री क्रिस्टोस डिमास से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में भारत और ग्रीस के बीच बुनियादी ढांचे, परिवहन संपर्क और समुद्री क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज असम, मेघालय, बिहार, गुजरात क्षेत्र, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तटीय तथा दक्षिणांतरिक कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने जुलाई के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर, पूर्वी मध्य और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना। उत्तराखंड में मद्रसा शिक्षा व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव लागू हो रहा है।
नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के तहत देश के सभी 17,798 पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म GST को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में GST के लागू होने से वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ था। GST ने कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू की। इससे कारोबार करना आसान हुआ, कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी और देश एक साझा बाजार के रूप में और मजबूत हुआ। GST लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के टैक्स कलेक्शन ने भी लगातार नए रिकॉर्ड छुए। वित्त वर्ष 2024 और 25 में सकल GST संग्रह 9.4% बढ़कर रिकॉर्ड 22,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया तकनीक की शुरुआत की थी। इससे इंटरनेट कनेक्शन और ब्रॉडबैंड सेवाओं में कई गुना वृद्धि हुई। 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी हैं। डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है डिजिटल पेमेंट सुविधा। UPI ने देश में भुगतान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन को अपना चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले MSME सेक्टर को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देश की GDP में 30% से अधिक विनिर्माण उत्पादन में 35% और कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान देने वाले इस क्षेत्र के लिए सरकार दोहरी रणनीति पर कर रही है काम। मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए भारत के उद्यमों के लिए वैश्विक बाजारों के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भुगतान में देरी की समस्या दूर कर छोटे कारोबारों के नकदी प्रवाह को मजबूत करने पर जोर है। सरकार ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी कि MSME के बिलों को त्वरित भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को GeM से जोड़ रही है, ताकि छोटे कारोबारों को समय पर भुगतान मिल सके और उनकी कार्यशील पूंजी पर दबाव कम हो। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने मैक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। RBI के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मजबूत पूंजी, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और स्थिर लाभप्रदता के कारण सुरक्षित स्थिति में है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को मजबूत करने के लिए गूगल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 में लगभग 46,000 करोड़ रुपए था,
वर्तमान में बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि को लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपए 50 पैसे रुपए की कटौती की है। कंपनियों के इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और खाने पीने के कारोबारों से जुड़े लोगों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की क्योंकि राज्य की 12 उद्यान की फसलों को जीआई टैग हासिल हुआ। देश में यह पहला अवसर है जब किसी राज्य की 12 उद्यानिकी की फसलों को जीआई टैग मिला हो। वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। बिहार में रेल अवसंरचना को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा खंड को 499 करोड़ रुपए की लागत से दोहरीकरण करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शीर्ष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2026 में 7% रहने का अनुमान। ये अप्रैल के पहले के अनुमान 6.2% से अधिक है। ईरान ने अमेरिका के साथ तत्काल उच्च स्तरीय बातचीत से इनकार कर दिया है। मंगलवार को ईरान ने साफ कहा कि वह क्षेत्र में पहुंचे अमेरिकी शीर्ष दूतों के साथ सीधे मुलाकात नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि दोनों देशों के बीच 2 सप्ताह पहले हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों को पहले पूरी तरह स्पष्ट और लागू किया जाना चाहिए। अमेरिका की ओर से जारेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। व्हाइट हाउस ने इसे उच्च स्तरीय वार्ता बताया, लेकिन ईरान और मेजबान कतर ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ईरानी अधिकारियों से सीधे मुलाकात नहीं होगी। ईरान ने एक बार फिर रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट पर अपना रुख दोहराते हुए कहा कि इस जलमार्ग के संचालन और यातायात प्रबंधन का अधिकार ईरान और ओमान के पास है। ईरान ने संकेत दिया कि यदि 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौता नहीं हुआ तो वे अगस्त के मध्य से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की व्यवस्था लागू कर सकता है। वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए दोहरे भूकंपों में से मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 1943 हो गई। ला गुआयरा राज्य में 14 आश्रय स्थल और काराकास, मिरांडा और अन्य प्रभावित राज्यों में 55 आश्रय स्थल खोले गए हैं। वेनेजुएला ने विनाशकारी भूकंपों के बाद संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के राहत कार्यों की अपेक्षा में अगले 3 महीनों में 5 लाख लोगों को खाद्य सहायता की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र से की मदद की अपील। घाना की राजधानी अक्रा समेत भारी बारिश के कारण शहर के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता। पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में कीको फुजीमोरी अंतिम मतगणना में आगे चल रही हैं। देश के चुनाव प्राधिकरण ONPE ने कई हफ्तों तक विवादित मतपत्रों की जांच करने के बाद सोमवार को 100% वोटों की गिनती पूरी करी। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के चलते रोमानिया के निवासियों ने भीषण गर्मी से राहत पाने की कोशिश की। भीषण गर्मी के कारण बिजली उत्पादन बाधित हुआ, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने सर्बिया की प्रतिबंधित रूसी नियंत्रित तेल कंपनी NIS के लिए अस्थायी परिचालन लाइसेंस को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। क्रोएशिया के ओरेबिक के पास जंगल में आग लग गई। अग्निशमन विमानों ने समुद्र से पानी भरकर कई बार आग पर गिराया और दमकल दलों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिक प्राप्त हो जाती है। नागरिकता। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने कहा है कि मेक्सिको ने USMCA व्यापार समझौते को 16 साल और बढ़ाने के लिए समर्थन वाला एक पत्र साइन किया है।
दक्षिण कोरिया की संसद ने हान सेओंग सूक को नई प्रधानमंत्री मंजूर किया है। वे पहले नेवर कंपनी की सीईओ रह चुकी हैं। अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च किया। वे गाने गाते हुए और झंडे लहराते हुए आप्रवासन के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हुए। पाकिस्तान के पूर्वी लाहौर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत। मृत बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के बीच। राहत टीम ने मलबे से बच्चों और एक 30 वर्षीय महिला शिक्षक को बाहर निकाला। एम्बापे के 2 शानदार गोल की बदौलत फ्रांस ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। फ्रांस की तरफ से पहले हाफ के अतिरिक्त समय में पहला गोल हुआ, वहीं 2 गोल दूसरे हाफ में हुए। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने मुकाबले में 2 गोल दागे और विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे के नाम अब नॉकआउट चरण में 10 गोल हो चुके हैं। नॉर्वे ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। हालांड के आखिरी मिनटों में किए गए निर्णायक गोल के बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराने में सफलता मिली। हालांड का ये नॉर्वे के लिए लगातार 13वें प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में गोल रहा। इस जीत के साथ नॉर्वे ने विश्व कप नॉकआउट चरण में पहली बार जीत दर्ज की और अंतिम 16 में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से होगा। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम और सेनेगल पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि ग्रुप स्टेज की परफॉर्मेंस को देखते हुए बेल्जियम फेवरेट के तौर पर उतरेगी। एक अन्य मुकाबले में अमेरिका और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें अमेरिका ने 2 मैच जीते हैं जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है और वे भी अंग्रेजों को हराकर खुद को साबित करना चाहेंगे। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है डेब्यू का मौका। 4 वर्ष बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करने वाली अमेरिका की सेरेना विलियम्स पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। सेरेना को ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट ने शिकस्त दी। महिला एकल में ही मौजूदा चैंपियन ईगा श्वांतेक ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। श्वांतेक ने अमेरिका की टेलर टाउनसेंट को हराकर विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। विंबलडन में आज विश्व नंबर 1 यानिक सिनर अपने दूसरे दौर का मुकाबला खेलने उतरेंगे। सिनर का सामना पुर्तगाल की नूनो बोर्जेस से होगा। आज से शुरू हो रहे जाग्रेब रैपिड और बिलिट्स टूर्नामेंट में भारत की तरफ से डी कुकेश और आर प्रज्ञानंदा हिस्सा लेंगे। कुकेश इस प्रतियोगिता में वाइल्ड कार्ड के जरिए खेल रहे हैं। टूर्नामेंट में रैपिड के 9 और बिलिट्स के 18 दौर खेले जाएंगे। अनीश गिरी, अली रेजा, फिरोजा, विंसेंट कीमर और नौदरबेक अब्दू सतोरोव जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी खिताब की दौड़ में शामिल हैं। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।